तो तुमने आज डीटी की शुरुआत कर ली फाइनली, कैसा लगा तुम्हें? मेरे को तो बताओगे भी नहीं मन की बात। कैसी लगी बता दो यार। एक मिनट रुको। तो कल जो हमने पढ़ा वो रिवाइज मेरे हिसाब से तुम करके आए नहीं होंगे एज यूजुअल, है ना? जैसा कि तुम हमेशा नहीं करके आते। तो देखने से नहीं बेटा, ये कोई फिर मैं बोलूंगा फिर तू बुरा मन। हाँ, देखना नहीं होता है बेटा, इसको पढ़ के आना है। रोज पढ़ के आ जाओगे तो इतना सा है कि अगले दिन क्लास में बैठोगे तो लिंक हो जाएगा। नहीं पढ़ के आओगे तो कुछ नहीं होगा, चैप्टर निकल जाएगा हाथ से। फिर एंड टाइम पे बैठ के इसको रटते रहना। इतनी सी बात है। तो मेरा आपसे गुजारिश है, जितना हम रोज पढ़ते हैं प्लीज आप उसको रिवाइज कर लें थोड़ा थोड़ा। और मैं जितना पढ़ाता हूं मुझे लगता है शायद रिवाइज करने के लिए 5 से 10 मिनट ही चाहिए होते। इतने ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते, है ना? तो आप नहीं भी पढ़ के आ पाओ घर से तो कोई बात नहीं, सुबह से इतनी सारी क्लासें होती है, बीच में 10 10 15 15 मिनट का गैप मिल ही जाता होगा किसी में। एक बस नजर भर देख लिया करा। पढ़ भी नहीं पा रहे तो कम से कम ये देख लो कि साला कल कौन कौन से इसमें हमने क्या अच्छा डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, लैक ऑफ आंसर, ये ऐसे रैंडम लुक दे दो तो क्या लिंक होने में आसानी रहेगी। खैर, अभी हम लोगों ने कल अकाउंटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिया था, इंटरनल कंट्रोल डिस्कस कर लिया था। सेकंड पॉइंट पर तो हम पहुंचे ही नहीं, वो तो मैंने पहले फर्स्ट ही चल रहा है अभी तुम्हारा। अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ लिया था। तो मैं एक बार वहीं से बस रिकॉल करा देता हूं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है तो हमने कल डिस्कस करा। अभी बहुत सारा पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल पे, पूरा एक चैप्टर हमारे पास। लेकिन इतना बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि इंटरनल कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन का जितना अच्छा होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर कम होगी। और यही तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो फिर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो क्या हमें जाते ही रिकॉर्ड्स पे टूट पड़ना चाहिए क्या? नहीं। कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको किसी एंटिटी का पहले अकाउंटिंग सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना ही है, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। पर उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग है तो क्यों माथापच्ची कर रहे हो भाई? जैसे हमने टैली वाला एग्जांपल लिया, अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा था ना, तो फायदा मिला ना आपको, कम मेहनत करनी पड़ी ना। ऐसी इंटरनल कंट्रोल में देखा है 4 लोगों में डिवाइड करा हुआ है, यानी परचेज यहाँ पे एक आदमी नहीं करता है। एक ऑर्डर असेस करेगा, एक प्लेस करेगा, एक रिसीव करेगा, एक पेमेंट करेगा। तो क्यों जबरदस्ती अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो अकाउंटिंग परचेज का चेक करने में? परचेज वाले सेगमेंट को छोड़ दो, यहां हो ही नहीं सकता। समझे ना? उदाहरण और एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लो। बाहर ज्योति बैठी हुई है, फीस यही कलेक्ट करती है। हमें क्या पता ये फीस हमें पूरी देती है नहीं देती। किसी दिन किसी बच्चे से कलेक्ट करी, कैश दिया बच्चे ने, इसने उसमें से 500 रुपए जेब में रख लिए और बच्चे को बोल दिया रसीद देंगे 4 दिन बाद। अब 4 दिन बाद बच्चा भी भूल गया, ये भी भूल गई, ये तो चाहती थी भूल जाए। नहीं, अच्छी लड़की है, मैं ऐसे कोई इस पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? अब 4 दिन बाद ये भूल गई, बच्चा भी भूल गया, इसके तो मजे हो गए। रिकॉर्ड्स में चलता रहेगा आउटस्टैंडिंग आउट। हम भी सोचेंगे यार एक बच्चे की फीस नहीं आई, क्या करें बताओ? अब ऐसे तो पता नहीं कितनों में कर लेगी ये, क्या करेंगे फिर हम? क्या तरीका है हमारे पास? कोई तो होना चाहिए ना। अब या तो फिर हम दिन भर हम बैठे कैश काउंटर पे, इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल नहीं है। हम एक एक बच्चे की फीस कलेक्ट करें, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें फिर? तो हमने एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? हम अभी तो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है ज्योति पे, है ना, कि ऐसा नहीं करेगी। लेकिन मान लो अगर ये नई इंप्लॉय होती तो हम सिस्टम क्या करते? हमने बच्चों को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया। पहला, इसको नहीं बोलेंगे, ऐसे किसी इंप्लॉय को थोड़ी बोल सकते हो तू चोरी कर सकता है, ध्यान मत चोरी मत करना, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना किसी को। तो हमने क्या बोला? बच्चों को बोला बेटा देखो ऐसा है, रसीद हमेशा जेब में रहनी चाहिए तुम्हारे, या तुम्हारे बैग में रहनी चाहिए। किसी भी दिन रैंडमली चेक हो जाएगी, अंदर नहीं आने देंगे अगर रसीद नहीं हुई तो। अब बच्चा डरेगा, अब बच्चा फीस जमा कराएगा तो रसीद लेगा। मैंने कहा, फिर वो उसने रसीद नहीं दी, उसने कहा 2 दिन बाद देंगे। हमने किसी दिन ऐसी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया। क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करा? रसीद में दो होती है ना, कार्बन कॉपी भी होती है। हमने रैंडमली ऐसी रसीद निकाल ली, ठीक है, और लेके पहुंच गए क्लास में। जिस जिसका नाम आ रहा है उससे क्रॉस वेरिफिकेशन करो ना। पूछो ना भाई इसका नाम आ रहा है, क्या नाम बेटा? हरी से मैंने पूछा भाई हरी तेरे नाम की रसीद कटी है 5,000 की, 5,000 जमा कराए? वो सर 6,000 जमा कराए थे। 6,000 जमा कराए थे? झूठ बोल रहे हैं। बोले सर 5 कराए थे। बुलाओ ज्योति को। एक आइटम में अगर आपने पकड़ लिया ना, अगले किसी आइटम में 6 महीने तक गलती नहीं होगी। आप करोगे तो ना। अब कोई बाहर से ऑडिटर आया, उसने आके देखा यार यहाँ तो ये बड़ा सिस्टम है, हर 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर अंदर आकर फीस का वेरिफिकेशन करता है। बाहर गेट पे गार्ड खड़ा हुआ है, वो रसीद चेक करने के बाद ही अंदर भेजता है। एलन वेलन में कितने बच्चे होते हैं? आप सोचो, मुझे बताओ, वहां पॉसिबल है कि एक एक बच्चे का? वहां का सिस्टम इतना जबरदस्त होता है ना इंटरनल कंट्रोल, कि आप
मतलब एम्प्लॉय फ्रॉड करने की सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? वहां पे मैंने पिछले वाली क्लास के अंदर बताया था, जब फाउंडेशन में, आपको याद नहीं होगा मैं दोबारा बताता हूं। वहां पे सिस्टम क्या होता है, जो बंदा जैसे ये आया कि सर फीस, मैं यहां बैठा हूं, मैं रिसेप्शन पे जो बैठा हूं, मैं सिर्फ इसको कोर्स की डिटेल दूंगा और फीस का अमाउंट बताऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये कह रहा है सर फीस ले लो, ले नहीं दे, मैंने तेरे को कोर्स अगले काउंटर पे जाओ, वहां पे आपकी पहले रजिस्ट्रेशन होगा सिस्टम में, रजिस्ट्रेशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन वो स्लिप निकलेगी, उस पर अमाउंट लिखा रहेगा, और वो बंदा अमाउंट लेगा नहीं, उसको लेके जाओगे आप कैश काउंटर पे। कैश काउंटर वाले को ये नहीं पता कि आप किस कोर्स के एडमिशन के लिए आए, उसको ये भी नहीं पता आपके कोर्स की फीस क्या है, उसको तो बस ये पता है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप में लिखा हुआ है 1,03,000 रुपए पैसे लेने, उसको कुछ नहीं आता। जानबूझकर हमने उस जगह सबसे बेवकूफ आदमी को बिठाया, क्योंकि अगर वो समझदार हो गया तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी, फिर तो वो समझ जाएगा। तो उसको समझ में ही नहीं आता, हमने जानबूझ के कॉमर्स का बंदा बिठाया, उसको समझ में नहीं आता। हमने साला 10th में समझ में आई फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी बंदा एडमिशन लेने आएगा, मुझे क्या पता कौन से सिलेबस के लिए आ रहा है। हम चाहते तुझे समझ में ना आए, तुझे बस इतना समझ में आना चाहिए, इस रजिस्ट्रेशन स्लिप में लिखा हुआ है 1,05,000 लेने, 1,05,000 लो, 1,05,000 लेके वो रसीद आपको बना के दे देगा, पैसे जमा। करेक्ट। अब ये दो चीजें ये लेके जाएगा कहां पे, जहां कार्ड बनता है। वो बंदा, उसको ये मतलब नहीं है कि पैसे जमा हुए, कितने रुपए का कोर्स है, कौन सा कोर्स है, उसको मतलब है पैसे जमा होने से। पैसे जमा हो गए, बोले हाँ ला दे दे, कार्ड बना दिया, सिस्टम फीड कर दिया। अब जितनी बार ये इंस्टीट्यूट आएगा, कार्ड लाएगा, कार्ड लाएगा तो गेट खुलेगा, वरना गेट ही नहीं खुलेगा, क्योंकि बायोमेट्रिकल है, खुलेगा ही नहीं गेट। ये सोचे मैं तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा, तू तोड़ ही नहीं पाएगा, तू ही टूट जाएगा, क्योंकि वहां 4 बाउंसर खड़े कर रखे हमने, जाएगा कहां से, अंदर आएगा। अब बताओ, किसी भी, कोई भी, चारों एम्प्लॉय में कोई भी फ्रॉड कर सकता है क्या? क्यों करा है सारा हमने? इसलिए ना कि हमारा फ्रॉड एंड एरर ना हो। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब आप ऑडिट करने गए, मैं एलएन की ऑडिट करने जाऊं और मैंने ये सिस्टम नहीं देखा, और बैठ के मैं पूरे साल भर में, मान लीजिए वहां पे 4 लाख बच्चे, उनकी रसीदें चेक कर रहा हूं, रेवेन्यू चेक कर रहे हैं ना, एक एक की रसीदें चेक कर रहा हूं, निकल गया आपके तो 6 महीने, तो भी चेक नहीं होगी। और दूसरा, आप अंदर गए, आपने जाते देखा इनका फीस का साला सिस्टम है क्या, पहले पता तो चले कि आखिर फीस कैसे डिसाइड होती है, कलेक्ट कैसे करते हैं। सिस्टम देखा, अच्छे से समझ में आ गया कि भाई साहब यहां फ्रॉड नहीं हो सकता। आंख बंद करके आप रेवेन्यू वाला आइटम छोड़ दो, ऑडिट ही नहीं करनी उसकी। जो P&L में फिगर आ रहा है सही मान लो, आप मान लो, आप सही, नहीं होगी गलती, फिर भी मन की संतुष्टि के लिए 2-4 चेक कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फॉर्मेलिटी होती है। आप सोचोगे सर रियल में ऐसा होता है, बिल्कुल रियल में ऐसे ही होता है। ऑडिट करते हुए मेरे को 15 साल 18 साल होने को आ गए अब तो, आर्टिकल चिप से लगाओ 2006 से लेके तो भी 2024 चल रहा है। हमने ऐसे ही करी है, सब ऐसे ही करते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही करती है ऑडिट, वरना 100% आइटम चेक हो सकते हैं क्या? इसीलिए किसी भी एंटिटी की ऑडिट में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होता है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। दूसरे नंबर पर आता है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। मान लो कहीं पर अगर अकाउंटिंग सिस्टम वीक लगा या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक लगा, वहां पे तो रिकॉर्ड्स चेक करोगे, वहां तो करने ही पड़ेंगे, और जहां स्ट्रांग लगा वहां पे भी 2-4 तो चेक करोगे ही ना। तो उसको चेक करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? बुक्स में। ये तो सबसे आसान पॉइंट था मेरे बेटे। हमने ऑडिट में क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ा था ना, उसमें सब आता है, रिकॉर्ड्स लेना, उसकी क्या चेक करते हैं? ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, यही तो चेक करते हैं। हाँ कल ही तो पूछा था तूने क्लास के बाद, क्रॉस वेरीफाई कर रहा है क्या? कल जो बताया था वही है, सही से बता, वेरीफाई कर रहे हैं ना? सही। ये कह रहा है, बोले मैं देखूं तो सही तुझे कितना आता है। कल ये बताया, परसों ये बताया, आज अलग बताएगा ना, ले बाहर, हैशटैग रिमूव दिलीप गुप्ता। आजकल तो वैसे भी हैशटैग बहुत चल रहा है, ऐसा तो प्लान नहीं है। याद है, पहले वो बता तुझे कोई याद है? हाँ हाँ, एविडेंस क्या है? क्या का एविडेंस? अप्रूव होने का। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो ये तो चेक करोगे ना वो ट्रांजेक्शन चाहिए भी था या नहीं चाहिए था। है, आज कोचिंग चल रहा है, हमने 10 बाइक खरीद ली, इसका कोई लॉजिक निकल रहा है? डीसीसी इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और हमने 10 बाइक खरीद ली डीसीसी के नाम से, और आप आके ऑडिटर के तौर पे चेक करो, बिल है, हाँ है, कितनी बाइक है? 10 बाइक है, बिल 50,000 का है, हाँ है, ओके, हाँ ओके ओके, ये ऑडिट करिए आपने। ये तो कोई बीकॉम वाला भी कर लेता। अरे देखोगे ना आप कि 10 बाइक खरीदी क्यों है भाई, तुम क्या पिज्जा डिलीवरी करने वाले हो? वो खरीदे तो बात समझ में भी आती है। आज हम, बगल में पिज्जा वाला है, वो अगर 10 बाइक खरीदे तो बात समझ में आती। हम 10 बाइक खरीद रहे हैं, इसका कोई लॉजिक निकल रहा है क्या? एक खरीदी, 2 खरीदी, समझ में आ गया स्टाफ के लिए चाहिए होगी 10 बाइक।
क्या करेंगे, बच्चों को घर से लाने और छोड़ने का काम भी करेंगे क्या? नहीं ना, आपने ये चेक ही नहीं, और आप क्या चेक करो, अमाउंट है ना, बिल है ना, बिल से मैच हो रहा है ना, जीएसटी लगा नहीं लगा, ये चेक करो, टीडीएस कटा नहीं कटा, ये नहीं ना। पहले क्या चेक करेंगे, ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड था, फिर उसके बाद चेक करते कि चलो हाँ रिक्वायर्ड था, तो हु अप्रूव द ट्रांजेक्शन, हु ऑथराइज। आप समझो, जब ऑडिट करो ना तो अकाउंटेंट की तरह मत करना, समझे ना। अकाउंटेंट क्या चेक करता है, जैसे मान लीजिए बुक्स में एंट्री आ रही है, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट, या कोई परचेस करा आपने, मान लीजिए माउस परचेस करा आपने ना, तो कंप्यूटर एसेसरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपने एंट्री करी, कंप्यूटर एसेसरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अकाउंटेंट क्या चेक करता है, कंप्यूटर एसेसरी करी, अच्छा क्या खरीदी, बिल, बिल दिखाओ, दिखाया बिल, क्या मैच करेगा, माउस खरीदा, माउस खरीदा, एंट्री में नरेशन में माउस आ रहा है, हाँ आ रहा है, कितने रुपए का माउस है, 240 रुपए का, 240 का आ रहा है, इसी तारीख का है क्या, हाँ इसी तारीख का है ना, डेट मैच होनी चाहिए, इसी पीरियड का है ना, जिसकी अकाउंटिंग हाँ है, जीएसटी लगा, हाँ लगा, जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले ली, नहीं ले ली, हाँ ले ली, खत्म कर, बस हो गई ऑडिट। यही काम करने के लिए आपको सीए बनना था क्या? इसके लिए आपको 6 साल जवानी की खराब करने की क्या जरूरत थी? तो बीकॉम वाला भी कर लेगा। हमारी ऑडिट कहां से शुरुआत होती है, माउस खरीदा क्यों, पहले तो ये बता। माउस नहीं थे तुम्हारे पास? नहीं थे तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? मतलब 300 कंप्यूटर नहीं चल रहे थे क्या? सर चल रहे थे, तो कैसे चल रहे थे सर? माउस से चल रहे थे, फिर चेंज क्यों करा? बोले सर खराब हो गया। तो एक खराब होता है, दो खराब होते हैं, एक साथ 15 माउस खराब हो गए क्या? बोले नहीं सर, सारे वायर वाले थे, हम सबको क्या कर रहे हैं, वायरलेस कर रहे हैं। अब ये तो समझ में आ रही है बात, ये तो अच्छी बात है, क्यों कर रहे हैं वायरलेस, ठीक है। नाउ दिस इज एन ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन, बट ऑथेंटिक होने से कुछ नहीं होता। पैसा किसका जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का। हु इज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पुनीत सर, उनका अप्रूवल है क्या? है, दिखाओ। सर वो ओरल ओरल अप्रूवल नहीं मानता, अप्रूवल लेकर आओ, रिटर्न में लिख के देंगे तो मानूंगा, वरना मैं ट्रांजेक्शन पे लिख दूंगा, नोटिंग ऑडिट रिपोर्ट में, वी फाउंड दैट 15 माउसेस हैव बीन परचेज्ड व्हिच डू नॉट हैव अप्रूवल फ्रॉम द, करूंगा ही मैं तो, ये अमाउंट मैच करने के लिए थोड़ी ना हो यार। तो हमें क्या देखना पड़ता है, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी। एक्यूरेसी तो आप समझ ही गए, अर्थमेटिकल, अमाउंट मैच करे, डेट, है ना, ये एस्पेक्ट से आपको चेक करना है, ठीक है। ये बताया था ना कल भी, अब परसों मत पूछिए। थर्ड, कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कैन यू प्रिपेयर द अकाउंट्स। एक बार याद करो, बचपन में 11वीं से 12वीं में तुमने 3 नियम पढ़े, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, राइट। ये तो 3 रूल थे, यहां से हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। पर एक बार याद करो, 11 से लेके आज तक आपने हर बार अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते कोई ना कोई नया नियम पढ़ते गए होंगे। कभी डेप्रिसिएशन वाले में पढ़ा, डेप्रिसिएशन को 2 मेथड है, डब्ल्यूडीबी, एसएलएम। फिर स्टॉक में तो फिर पढ़ा, या तो रियलाइजेबल वैल्यू पे, मतलब एनआरवी, है ना, उस पे, या कॉस्ट पे करेंगे। एवरी टाइम यू रेड अ न्यू रूल, every time you read a new principle of accounting, these all are called as accounting principles, and they are generally accepted accounting principles. So accounting is not about the debiting or crediting ahead, it is more than crediting and debiting ahead, it is about classification of expenditures, how the accounting is to be done. तो आपने जब अकाउंटिंग करी होगी तो उनको भी लगाया होगा ना। तो मैं ऑडिट करने आऊं तब क्या देखूं, डेबिट क्रेडिट सही हुआ ये देखूं क्या खाली है, ये नहीं देखूं कि आपका स्टॉक चेक करो, तो ये नहीं देखूं कि आपने स्टॉक का वैल्यूएशन सही तरीके से करा है नहीं करा है, करना चाहिए ना। नहीं देखूं आपका डेप्रिसिएशन का मेथड से आप कुछ भी लगा दोगे, डेप्रिसिएशन का मेथड मैं मान लूंगा क्या? आप मुझे कुछ भी बोलोगे डब्ल्यूडीवी तो मैं मान लूंगा क्या? अरे मैं चेक करूंगा तुम्हारी एंटिटी में डब्ल्यूडीवी लगता है नहीं लगता है, तुम्हारी एसेट्स पे एसएलएम मेथड। मैं ऑडिटर हूं, आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, सो डोंट एक्सपेक्ट मी दैट मैं आप जो बोलोगे हाँ हाँ कर दूंगा, हाँ हाँ ना ना करने नहीं आया। मुझे पहले ये बताओ तुमने एसएलएम क्यों लगाया, डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं लगाया? पूरी दुनिया डब्ल्यूडीवी लगा रही है, तुम ही क्यों नियारे बन रहे हो, एसएलएम लगा रहे हो? तो आप मुझे रीजन दोगे ना, नहीं दे पाए तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में डालू। So I need to check compliance with accounting principles. And not only the accounting principles, but the law, जो entity पे law लगता है ना, उसको भी चेक करेंगे, statutory provisions, statutory regulations. And finally, it is not an aspect. Third वाला कोई aspect नहीं है, ये तो बेवकूफ है साले गधे, कुछ भी लिख देते हैं बिना सोचे समझे। आस्पेक्ट का मतलब होता है कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूं, सो लाइक विच आर द एरियाज विच आई नीड टू लुक आफ्टर, मुझे कौन कौन सी चीजों को देखना है, किस एंगल से देखना है, बहुत स्पेसिफिकली बोले तो विच एंगल्स यू हैव टू लुक आफ्टर, राइट। ऑडिट में खाली क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी है, ये तो सब जानते हैं, ये तो प्राइमरी एंगल हो गया, प्राइमा फेसी एंगल हो गया, समझे आप, ये तो प्राइमा फेसी एंगल हो गया। पर वी नीड टू लुक फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जैसे हमने अभी इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग बोला। अभी किसी को बोलते हैं ऑडिट, उसके दिमाग में घूम जाता है अकाउंट्स, हमने बोला ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट अकाउंट्स, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिट इज बियॉन्ड एग्जामिनिंग अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? रिपोर्टिंग इज नॉट एन एस्पेक्ट, इट इज द अल्टीमेट आउटपुट। ऑडिट आपने करा, जैसे आप लोगों ने पूरे साल भर पढ़ाई करा, दिस इज नॉट योर आउटपुट, योर आउटपुट इज दोस 3 hours, योर कॉपी, दैट इज योर आउटपुट।
वो रिपोर्टिंग है तुम्हारी, है ना। ऐसे हमने पूरी ऑडिट करी, उसका अल्टीमेट आउटपुट क्या होता है, रिपोर्टिंग। तो जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं विच इज कम्युनिकेटिंग योर व्यूज टू द पब्लिक एट लार्ज और टू द whomsoever is the beneficiary in your audit थ्रू नहीं नहीं बेटा, शेयर होल्डर मत बोला करा करो हमेशा। शेयर होल्डर जो है ना, इन स्पेसिफिक, हम जब ऑडिट पढ़ रहे हैं तो हम ऑडिट ऑफ कंपनी नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, दिस कुड बी ऑफ एनी एंटिटी, सो बेटर टू कॉल ओनर्स। और उससे भी बेटर है आप स्टेक होल्डर बोलो ना यार। स्टेक होल्डर से क्या ना, अभी देखो बड़े हो गए ना तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। शेयर होल्डर बोलते ही कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर्स। ना कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, क्रेडिटर्स, एनीवन, राइट। चलिए, इसके बाद आता है स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग मतलब ऑडिट करते समय आपको किन बातों पे फोकस करना है। तो देखो, स्कोप के लिए हम थोड़ा आपको साइड में लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना। मुझे कौन बताएगा कि मुझे क्या करना है, डॉक्टर को कौन बताएगा कि उसे कैसे इलाज करना चाहिए, है जी, है ना, बड़ा मुश्किल सवाल। क्या पढ़कर आया, ये तो पढ़ाते ही नहीं, कभी नहीं पढ़ाते, सच में नहीं पढ़ाते इलाज कैसे करते, ये सिखाते हैं। पढ़ाते तो बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में कभी नहीं पढ़ाते, बीमारी के बारे में पढ़ाते हैं। सिखाते किसमें, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना वो। अब एक ऑडिटर को कैसे डिसाइड करना, लेकिन डॉक्टर में तो क्या होता है ना, हम लोग ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं डॉक्टर के ऊपर, अपने को तो जाता ही नहीं। बस साला कॉमर्स में एक बड़ा रगड़ा है कि साला यहाँ सारे होशियार है। ये सामने चाय वाले अंकल जी बैठे ना, ये भी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम थोड़ी समझते हैं। सच कह रहा हूं, मजा नहीं कर रहा। ये तो ऐसा लगता है बोले यही सीए तो ये तो 2-4 क्लास तो अंकल जी भी ले लेंगे कम से कम इनकम टैक्स तो पढ़ा ही देंगे, ऑडिट तो पढ़ाई देंगे कम से कम। अंकल जी भी अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं समझ रहे। और ये प्रॉब्लम तुम्हें बहुत फेस करनी पड़ेगी अगर तुम प्रैक्टिस में आ गए तो। सच में यहां पे सब होशियार है। रिटर्न भराने आता है ना क्लाइंट, मजा आता है बड़ा भयंकर। वो 2 महीने अगर तुमको एंटरटेनमेंट करना हो तो जुलाई हमारे ऑफिस आ जाना, मजा आएगा भयंकर वाला। ऐसा लगेगा कि इस इंडिया में एक ही कोर्स तो सबसे ज्यादा चलता है, वो है सीए। एवरीवन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर वो इनकम टैक्स में तो एटीसी कर रहे हो, तेरे बाप ने भी पढ़ी कि एटीसी क्या होता है। एटीसी की रिलीफ नहीं मिली मेरे को, पता भी तेरे को एटीसी क्या होती है, पता है तेरे को कितने हेड होते हैं। सर वो सैलरी हेड में क्या होता है, क्या होता है सैलरी हेड, वो नहीं पता सर। इतना सारा ज्ञान लेकर आते हैं। अब उन लोगों से आप उनकी ऑडिट आप करने जा रहे हो, आप सोचो क्या होगा। कौन बताएगा हमें क्लाइंट में ऑडिट कैसे करनी, क्लाइंट बताएगा। लेकिन अब हमने क्लाइंट की सुन ली तो हम बर्बाद। क्योंकि क्लाइंट तो कभी बोलेगा नहीं मेरे रिकॉर्ड में फ्रॉड एंड एरर है, वो तो हमेशा बोलेगा फ्रॉड एंड एरर है ही नहीं सर, बिल्कुल सही है। आप तो लगा दो ठप्पा सर, लिख दो ट्रू एंड फेयर है। तो फिर क्या करें हम, किससे पूछे हम लोग, पूछना तो पड़ेगा ना, कोई तो हमें सिखाए। तो हम लोग 2 जगह से सीखते हैं। पहला अपने इंस्टीट्यूट से, राइट। अब इंस्टीट्यूट कैसे सिखाएगा, इंस्टीट्यूट ने तो ट्रेनिंग दी हो गया। इंस्टीट्यूट क्या निकालता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकालता है। इसको आप और हम बोलते हैं प्रोनाउंसमेंट्स। आपका इंस्टीट्यूट भी निकालता है, वो निकालता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और बहुत सारी गाइडलाइंस निकालता है। इसलिए हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकालेगा, सर्कुलर्स निकालेगा। हमने एक कॉमन नाम दे दिया प्रोनाउंसमेंट्स, आईसीएमएआई या आईसीआई, समय समय पर प्रोनाउंसमेंट्स। आपको पता है इस पूरे भारत में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से हैं, आईसीएआई और आईसीएमएआई। डॉक्टर्स, सच में तुम्हारा और हमारा, तुम्हारा इंस्टीट्यूट अपना पता ना, तुम आईसीएमएआई से पक्का ना। पता लगे सीएमए कर रहे हो, बोले कहां से कर रहे हो, बोले ये नहीं पता। अरे ये बड़ा अच्छा सवाल बताया। आजकल तो लोग सीए के बारे में जानने लगे, जब हम पढ़ते थे ना तब सीए के बारे में लोग जानते थे, तो हमसे सवाल पूछते थे कहां से कर रहे हो तुम सीए। ऐसे जयपुर से कर रहे हो, नहीं कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो। एक्चुअली मैंने कहा अंकल कॉलेज नहीं होता है, नहीं कोई तो होता होगा कुछ। मैंने कहा वो आईसीआई, ये कब बना, अभी बना 1949 में। अच्छा, तो जयपुर से ही कर रहे हो या दिल्ली, अंकल एक ही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही चलता है। लाइक इट वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वर्क, किसी को जस्टिफाई समझाना, जस्टिफाई तो क्या समझाना। तो अपना आईसीएमआई और आईसीआई क्यों, क्योंकि देखो डॉक्टर बनते हो ना, तो जो कॉलेज तुमको डॉक्टर बनाता है वो तुम्हारे को कभी जिंदगी में पूछेगा नहीं। तुम डॉक्टर बन गए, तुम अभी किसी पेशेंट को मारो, काटो, पीटो, कुछ करो, वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा। द इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम वेयर यू पास आउट, वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन अपना इंस्टीट्यूट, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, जब तक तुम जिंदा हो या तुम सीएमए हो, विच एवर इज अर्लियर, तब तक रहेगा। अरे हंसने की बात नहीं, सच कह रहा हूं। क्यों, तुम्हें सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बताएगा। ऑडिटिंग कैसे करते हैं ये तो अभी सिखा ही रहा है, इसके बाद भी प्रोनाउंसमेंट्स आते रहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस। व्हाई,
जस्ट टू अपडेट यू दैट हाउ ऑडिट शुड बी कंडक्टेड। तो हमारे लिए तो भाई साहब वही गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है, वही संविधान है, सब वही है, वही हमारे लिए ऑडिट का तरीका है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, कभी कभी एक्ट जो होता है ना, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, वो उंगली कर देते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट की अलग ही नेतागिरी चल रही है। वो कहता है बोले हम बताएंगे ऑडिट कैसे करनी है, हम वो साले 544 गधे पार्लियामेंट में बैठ के हमको बताते हैं ऑडिट कैसे करनी, क्योंकि एक्ट तो वही बनाते हैं, पार्लियामेंट से बनता है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 15 there are a lot of the provision how the audit of companies are should be conducted। अब यार मैं तो statutory provision मानना पड़ेगा मेरे को, तो so now I need to comply with the provisions of ICAI, फाइनेंस ऑडिट की बात कर रहे हैं, and the provisions of statute applicable to the entity। LLPA उसके ऊपर क्या लगता है, LLP एक्ट लगता है, तो उसके अंदर भी प्रोविजन दे रखे, आप मानने पड़ेंगे। वो सही गलत नहीं होता है, जो है वही सही। आगे बात समझ में। तीसरे नंबर पे क्या आता है, क्लाइंट की भी बात मान लो। क्या है ना, देखो कभी कभी क्लाइंट की बात मान लेते ना, अच्छा लगता है। कभी डॉक्टर के पास गए क्या, अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम रास्ते में से सोचते हुए जा रहे होते हैं, डॉक्टर को ये बताऊंगा, ये बीमारी है, ऐसे से है ना, करते ना सब, सोचते जाते हैं कि ये पूछेंगे उससे खाने में क्या खाना है, सर यहाँ जा सकते हैं क्या, ये सब लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले तक सोचते हुए जा रहे होते हैं। अब सोचो अगर डॉक्टर आप गए और डॉक्टर बोले हाँ बता क्या हो गया, हाँ, सर सुन तो लो, हाँ ये ले जा दवाई ले जा, मतलब आपकी बात भी नहीं सुनी। जितनी देर में आप अंदर घुसे, टेबल पे बैठते, कुर्सी पे बैठे भी नहीं, पर्ची पकड़ा दी भाई ने ले। कितना गुस्सा आएगा ना भयंकर वाला। भले ही उसने बहुत अच्छा इलाज करा होगा, क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं कि वो आपके आपके बात करने से, आपके चलने से भी पहचान जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना। उसने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आया ना। लेकिन अगर वही डॉक्टर आपसे आपकी बात पूरी सुन लेता, भले ट्रीटमेंट वो वही लिखता, और उसने बेटा बता भाई क्या बात सर हो रहा, हाँ ठीक है बोलते जाओ, हाँ ठीक है ठीक है, हो गया सर पूरी, हाँ और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हाँ ठीक, ये ले लो दवाई एकदम सही हो, भाई साहब आपको मजा आ जाएगा, दवाई दुगना असर करेगी, क्योंकि आपको अभी सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरी बात सुनी। तो आपको ये लग रहा है कि मैंने सारी बीमारी बताई, तो डॉक्टर ने सबको ध्यान में रखते हुए क्या लिखा है, ट्रीटमेंट। पहले भी वो वही लिख रहा था, अभी भी वही लिख रहा था, पर क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर आज मेरा क्लाइंट मेरे से रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल सैंपलिंग तो मुझे करनी है ना, कोई सैंपलिंग आप क्लाइंट के कहने पे तो कर नहीं रहे, आप तो पहले से सोच के बैठे थे ना। क्लाइंट ने अगर आपको ये बोल दिया कि सर परचेज चेक मत करना, ठीक है, हाँ बोले नहीं करेंगे चेक, क्या दिक्कत है, अभी तो बोलो हाँ। फिर अगर लेकिन सर एक बार आपका इंटरनल कंट्रोल देखूंगा, आप भी तो यही करते ना, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता तो आप परचेज चेक नहीं करते ना। लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिला दो कि तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या, बोल दो ना उससे कि सर अगर आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो बिल्कुल चेक नहीं करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस क्लाइंट को मजा आ गया। तो हमें कभी कभी क्लाइंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन भी सुननी चाहिए। हाँ लेकिन किसी भी हाल में क्लाइंट की टर्म्स एंड कंडीशन ओवरराइड नहीं कर सकती। वापस चलो डॉक्टर वाले पे वापस चलो, आप कोई दवाई से आपको लगता है कि दर्द की ये दवाई मैं लेता हूं, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब उसने लिखी दवाई, सर वो दर्द की मैं वो वाली दवाई लेता हूं, वो ले लूं क्या, वही कंटिन्यू कर लूं क्या। डॉक्टर क्या करेगा, आपने कहा इसलिए लिख देगा हाँ ले ले, आप मर गए या कुछ हो गया, फिर आप डॉक्टर को आके बोल रहे हो सर आपने दवाई वो वाली, बोले यार तूने तो कहा था यार, अरे तो तूने कहा था, वो तो पागल है, तू तो समझदार था, अरे तू तो समझदार था। अगर तुझे लग रहा था कि वो दवाई ठीक है, ओके, नहीं लग रहा था तो आप क्या क्लाइंट, आप ऐसे बोलोगे पेशेंट को हाँ ले ले, आप तो देखोगे ना, डॉक्टर तो मैं था ना, ये मेरे को बोल रहा है सर दवाई लेता हूं मैं, इसने अपनी बात बोली, पर डिसीजन तो अल्टीमेटली मेरे को लेना है ना। मुझे लगा मैंने नहीं यार ये दवाई मत लो, इस दवाई के साथ में सेट नहीं होगी, कोई दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी, कह रहा सर मेरे को तो यही चाहिए, अरे टॉफी थोड़ी है, यही चाहिए यार, दवाई है भाई। तू नहीं मानेगा, मैं तो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे वही दवाई लिखूंगा जो सही है, उसके बाद तू भाड़ में जा साला कुछ भी ले तू, मैं तो यही करूंगा ना यार, मैं तो प्रोफेशनल हूं। क्लाइंट ने मेरे को रिक्वेस्ट करा सर आप ऑडिट में ये मत करना, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बोला सर आप उस वाली ब्रांच के रिकॉर्ड्स एग्जामिन मत करना, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ही इज अ क्लाइंट, पर अल्टीमेट डिसीजन तो मेरा ही है ना। मुझे लगेगा ये गलत कह रहा है तो मैं मानूंगा क्या, नहीं। तो हमें किसी भी हालत में टर्म्स एंड कंडीशन जो क्लाइंट के साथ आपने सेटल करी, दे कैन नॉट ओवरराइड द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीआई, दे कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इज इट क्लियर। इंडिपेंडेंट तो हमेशा रहेंगे भाई साहब, तुम मानना नहीं ऐसे, अब सब यार तू इतने ये तो हाँ, या तो तू या तो मेरे साथ रहेगी या तो नहीं रहेगी, अरे ये थोड़ी ना होता है यार, एक होता है एडजस्टमेंट, शादी कर ले तू जल्दी, समझ, अरे दोनों करेंगे, क्लाइंट की सुनो बोल रही है,
फिर तो तो दूसरी होगी तभी तो करेगा। होनी भी तो चाहिए। तो क्लाइंट की बात सुनो, एक्सेप्ट भी करो, पर अगर लगे कि वो ओवरराइडिंग हो रहा है तो मत एक्सेप्ट करो। हम ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी या तो मैं सुनूंगा ही नहीं क्लाइंट की, या तो मैं उसकी सुनूंगा और किसी की सुनूंगा, ऐसे नहीं करना है ना। उसको ओवरराइड नहीं देना है, समझ गए। बस आज का तुम्हारा मेरे हिसाब से इतना ही कोटा हो पाएगा। तुम्हारा ज्यादा कोटा तुम्हारी टैक्स वाली मैडम ले गई, तो हमारा कोटा थोड़ा कम हो गया। ठीक है, जाओ। अभी और क्लास है क्या तुम्हारी? तो फिर तो मैं ही जाता हूँ।